अभी हम लोग देख रहे थे रिवीजन सीरीज, और रिवीजन सीरीज का ये पार्ट नंबर सेकेंड होगा। इसका पहला हमने पार्ट आपको करवा रखा है। इसमें टोटल हम लोग 60 प्रश्न को देखते हैं, और वो 60 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपका 16 जुलाई पे आधारित प्रश्न होता है, जिसका भी एग्जाम है 20 तारीख को या 23 तारीख को या 27 तारीख को या 3 तारीख 30 तारीख, जिस दिन डेट है, तो ये जो है आपको रिवीजन सीरीज करके जाना चाहिए। एग्जाम में दोस्तों आप 4 से 5 नंबर ज़्यादा जरूर बना के आइएगा, ठीक है। और इसी रिवीजन सीरीज से हम आपको स्क्रीनशॉट करके दिखा देंगे कि देखिए कितना क्वेश्चन लड़ा है आगे वाला शिफ्ट में। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जो भी चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज चैनल से जुड़ जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन आज यहाँ पर दिया गया था, और इस तरह के क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। पूछा यहाँ पर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। अगर हम लोग बात करेंगे, केंद्रीय बजट का चर्चा जो है भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। सबसे पहला बात याद रखनी है, भारतीय संविधान में केंद्रीय बजट की चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन इनके जगह पर याद रखनी है वार्षिक वित्तीय विवरण को किया गया। क्या बोलेंगे? वार्षिक वित्तीय विवरण की बात किया गया है। और वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कितना आर्टिकल में किया गया है दोस्तों, तो याद रखनी है 112 आर्टिकल में की गई है। और याद रखनी है, ये जो बोल सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट की बात करेगा, तो बजट याद रखनी है, बजट जो है भारत में शुरुआत होना कब से प्रारंभ हुआ दोस्तों, 1860 ईस्वी में। और 1860 ईस्वी में जो सबसे पहले किया था वो कौन था, जेम्स विल्सन थे। कौन बोलेंगे? जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। लेकिन इस समय अपना भारत आजाद नहीं था। लेकिन अगर आपको पूछे स्वतंत्र भारत का, जो अभी आपका प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट दोस्तों जो पेश किया गया था, याद रखनी है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया था, 1950 को। और उस समय बोल सकते हैं कि भारत का जो वित्त मंत्री था, वित्त मंत्री के द्वारा ही बजट पेश किया जाता है, तो वो आर के सनमुखम सेट्टी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर से, बिल्कुल राइट आंसर। लेकिन हो सकता है कि आपको गणतंत्र भारत का भी पूछ दे। क्या पूछ सकते हैं? गणतंत्र भारत का दोस्तों बजट किसने पेश किया था सबसे पहले, तो याद रखनी है गणतंत्र भारत का जब पूछेगा तो ये 26 फरवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। 26 फरवरी 1950, यहाँ पर 1949 कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 26 फरवरी 1950 को जो किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखनी है जॉन मथाई के द्वारा किया गया था। क्या बोलेंगे? जॉन मथाई के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर से 3 टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर पहला बजट पूछेगा तो वो 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा, स्वतंत्र भारत का पूछेगा तो आर सनमुखम सेट्टी हो जाएंगे दोस्तों, और गणतंत्र भारत का पूछेगा तो ये 26 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा किया गया था। तो 3 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तीनों तरह के क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर बता दिया। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश, क्या बोलेंगे? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा जो है याद रखनी है भारतीय संविधान के भाग 8 में वर्णित की गई है। तो भाग 8 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ पर है दोस्तों, भाग बोल सकते हैं ये कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। भाग 6 में दोस्तों क्या है, तो याद रखनी है, ये बोल सकते हैं संघ का शासन है। क्या बोलेंगे? संघ का शासन है, ठीक है। और भाग 9 की बात करिएगा तो इसमें दोस्तों किसकी चर्चा की गई है? पंचायत की चर्चा की गई है। अच्छा, 2-3 भाग आपको याद रखनी है। अगर भाग आपको 1 पूछ दे तो क्या है दोस्तों? भारत राज्यों का संघ है। 2 में क्या है? नागरिकता है। क्या है? नागरिकता है। 3 में क्या है आपका? याद रखनी है मौलिक अधिकार है। क्या बोलेंगे? मौलिक अधिकार आपका हो जाएगा। 4 तो हमने बता दिया। 5 की बात करेगा तो 5 आपका क्या होता है? संघ का शासन, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों 6 जो हो जाएगा आपका राज्यों का हो जाएगा, राज्य का, ठीक है। उसके बाद अगर 7 निरस्त कर दिया गया था, 8 यहाँ पर पूछा गया है, 9 अगर बात करेगा, 9 में दोस्तों क्या है, तो याद रखनी है पंचायत है। क्या बोलेंगे? पंचायत है। 9 के क में अगर बात करेगा तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है नगर पालिका हो जाएगा। क्या बोलेंगे? नगर पालिका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है भाग आपको पूछ सकता है 15। क्या बोलेगा? भाग 15। भाग 15 में अगर बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका निर्वाचन आयोग। क्या बोलेंगे? निर्वाचन आयोग हो जाएगा। वहीं भाग अगर आपको पूछे 17, भाग 17 में याद रखनी है राजभाषा। क्या बात करेंगे दोस्तों? राजभाषा। भाग आपको पूछ दे 18, आपका पूछा भी गया था, आपात उपबंध हो जाएंगे, ठीक है। और भाग आपको पूछ दे 20, तो याद रखनी है संविधान संशोधन। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम आपको ध्यान देकर चलनी है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जिसका भी आगे एग्जाम है, ठीक है, वो हम जो ज्योग्राफी आपको मैराथन करवाए हुए हैं, ज्योग्राफी को एकदम जरूर मैराथन देख लीजिएगा दोस्तों। अगर ज्योग्राफी से 10 सवाल पूछेगा तो उसी वीडियो से पूछा जाता है दोस्तों। हम पहले कल भी आपको पूरा शिफ्ट करवा दिए, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम आपको करवा दिए, वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं। और एक बार ज्योग्राफी को जरूर देख कर जाइएगा, जिसका भी एग्जाम आगे है, ठीक है। संविधान में इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया था? अभी तुरंत हमने बताया
आया, ये कौन हो जाएगा, अनुच्छेद 112 में किया गया। ठीक है, यहाँ पर 101 है, 101 में क्या बोलता है दोस्तों, तो याद रखनी है, संसद का जो बोल सकते हैं, संसद का जो स्थान क्या होता है, रिक्त होता है, उसकी चर्चा किया गया है। ठीक है, संसद का स्थान जो रिक्त होता है उसकी चर्चा। 102 में अगर बात करेंगे, संसद का दोस्तों क्या बोलता है, योग्यता, संसद बनने के लिए क्या क्या योग्यता निहरताएं होनी चाहिए, इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 113 में बोल सकते हैं, संसद में दोस्तों अनुमानों के संबंध में प्रक्रिया है। तो ये सभी बात को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में दिए गए हैं, इसीलिए दोस्तों ये प्रश्न आपसे वो जो महाभियोग पूछा था उससे ज्यादा फास्ट हो जाता है ये सवाल, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए राज्यों का मुख्यमंत्री ही नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों राज्यों का मुख्यमंत्री 164 आर्टिकल में होता है, और बोल सकते हैं कि विधानसभा में क्या बोलेंगे, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को दोस्तों राज्यपाल क्या करते हैं, राज्यपाल 164 आर्टिकल के अनुसार जो है बोल सकते हैं किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति बनाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश का कौन करते हैं नियुक्ति, तो बोल सकते हैं राष्ट्रपति करते हैं, राज्य के राज्यपाल कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। याद रखनी है कैग, कैग आपके एग्जाम में पूछा गया है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। याद रखनी है निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करेगा तो ये भी कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर से राष्ट्रपति से आपका आर्टिकल पूछा है, तो राष्ट्रपति से आर्टिकल आपको जानना बहुत जरूरी है। 52 में दोस्तों क्या है, तो याद रखनी है राष्ट्रपति की पद है। ठीक है, उसके बाद 53 में क्या है, तो राष्ट्रपति की संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगा राष्ट्रपति के नाम से होगा। 54 में निर्वाचन मंडल है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। 55 में निर्वाचन पद्धति है, यानी कि बोल सकते हैं राष्ट्रपति का चुनाव एकल संसदीय मत प्रणाली के द्वारा होगा। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 57 में बात करेंगे तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। 57 में दोस्तों पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, यानी कि भारत में जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति आप चुनाव लड़ सकते हैं। 58 की बात करेगा तो 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है। 59 में दोस्तों सेवा एवं शर्तें हैं। 60 में आपका शपथ हो जाएगा, और 61 में आपका क्या है, महाभियोग है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाते हैं, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो वहां पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं। यही क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह है। अगर बात करिएगा दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, भारत के प्रधानमंत्री, याद रखनी है, बोल सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री किसका होता है, तो मंत्री परिषद का मुखिया होता है। क्या बोलेंगे, मंत्री परिषद, यानी कि बोल सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और इसकी चर्चा कहां पर किया गया, अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 में किया गया। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद किसके उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री को अगर या मंत्री परिषद किसी भी सदस्य को अविश्वास प्रस्ताव, क्या बोलेंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव से बोल सकते हैं प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। अब प्रधानमंत्री के साथ साथ कोई भी मंत्री है तो उसको भी हटाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव से। अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो ये हमेशा कहां पर आता है, लोकसभा में। अगर दोस्तों प्रधानमंत्री, अगर बात करेंगे कि लोकसभा का नेता है, लोकसभा से चुने गए हैं, जिस तरह अभी बोल सकते हैं कि आपका प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी दोस्तों कहां से हैं, लोकसभा से हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो कहां से थे दोस्तों, तो राज्यसभा से। ध्यान से समझिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, राज्यसभा से, ये लोकसभा से है। तो अगर इन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से चुना गया है तो वो दोस्तों अपना निर्णायक मत देगा। ठीक है, लेकिन वो राज्यसभा से अगर आया है तो वो देखिए, या राज्यसभा का अगर सदस्य है, तब जो है जब प्रधानमंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव आता है तब वो भाग निर्णायक मत नहीं देते हैं। तो वहीं पर पूछा गया कि मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं जब वो राज्यसभा का सदस्य होगा। अगर अभी अविश्वास प्रस्ताव नरेंद्र मोदी जी पर आएंगे तो वो जो है दोस्तों निर्णायक मत में भाग लेंगे। लेकिन मनमोहन सिंह पे जब आता था तो वो दोस्तों भाग नहीं ले पाते थे, क्योंकि वो राज्यसभा से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डीपली में जाकर आपका पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ से आपको सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूछे दोस्तों, याद रखनी है लोकसभा, क्या पूछे, लोकसभा पूछे, या याद रखनी है यहीं से आपको विधानसभा पूछे, क्या पूछे, विधानसभा पूछे, या यहीं से आपको पीएम पूछे, प्रधानमंत्री पूछे, या सीएम पूछे। इन सभी का एज अगर आपको ध्यान रखना है 25 साल को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पूछे विधान परिषद, क्या पूछे
दोस्तों विधान परिषद पूछे, ठीक है, या तो आपको राज्यसभा पूछे। क्या पूछे दोस्तों? राज्यसभा पूछे। इसका जो एज होता है कितना होता है दोस्तों? 30 साल का होता है, ठीक है। अगर आपको पूछ सकते हैं राष्ट्रपति पूछे, क्या पूछे? राष्ट्रपति का, या पूछे राज्यपाल का। क्या पूछे दोस्तों? राज्यपाल का। इसका एज याद रखनी है कितना होता है? 35 ईयर होता है। कितना होता है दोस्तों? 35 ईयर होता है। यहीं पूछे दोस्तों ग्राम पंचायत में मुखिया चुना हो गया, मुखिया हो गया, या बोल सकते हैं नगर निगम हो गया, ठीक है। इसका अगर पूछेगा कि चुनाव कितना में होता है, तो 21 ईयर में होता है, ठीक है। ये हम मिनिमम बता रहे सबका। और याद रखनी है आप जो वोट करते हैं, वोटिंग का जो एज दिया गया वो कितना दिया गया है? 18 ईयर। अगर आपको बिहार पुलिस में तैयारी जा रहे हैं एग्जाम करने के लिए, तो ये एकदम आपको लिख के जाना चाहिए, यहाँ से एक सवाल आपको पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वहीं पर यहाँ पर पूछ रहा है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री याद रखनी है, यदि वह लोकसभा राज्यसभा किसी के सदन हो, उसका 25 वर्ष पूर्ण रहा है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ लोकसभा जा सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी जरूरी नहीं कि लोकसभा से हो। अगर लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, तो ये दोनों आंसर आपका हो सकता है, लेकिन एज याद रखनी है 25 ईयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, जो आपका निर्वाचन आयोग अभी जैसे चुनाव आ रहा है, ठीक है, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है जारी किया जाता है, अपना अपना पर्ची क्या क्या है, क्या क्या चिन्ह है, पहचान चिन्ह है, वो सब किया जाता है, अपना प्रचार प्रसार करता है। लेकिन आपको पता होगा, अगर आप कहीं भी वोटिंग दिए होंगे, तो आपको ग्रामीण क्षेत्र में जब वोटिंग दिए होंगे, तो आपको पता है कि 48 घंटा पहले प्रचार प्रसार बंद हो जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अपना जो है घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है 48 घंटा पहले, ठीक है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। अगर कल आपका वोटिंग है, तो आज से आपका चुनाव प्रसार बंद हो जाएगा। ये सवाल को एकदम ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक शब्द आया है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की चर्चा भारतीय संविधान में अगर हम लोग बात करेंगे, तो भाग कितना में है दोस्तों? भाग 15 में है। अनुच्छेद की बात करेंगे, आर्टिकल से एकदम ध्यान दीजिएगा, 324 से लेकर 329 तक जो है इसका आर्टिकल का वर्णन किया गया है। अगर हम लोग बात करेंगे भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे दोस्तों, तो याद रखनी है सुकुमार सेन थे। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे। लेकिन वहीं अभी वर्तमान में ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में आपसे पूछा जाएगा, वर्तमान में अगर बात करेगा तो ये कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। ये जो है भारत के दोस्तों क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और ये किसवें क्रम के हैं? 26वें क्रम के हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए, आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? देखिए, ये सवाल जब भी पूछे तो आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 एकदम याद रखनी है। अगर बात करेंगे प्रस्तावना, प्रस्तावना में दोस्तों संशोधन हुआ है, तो जी जरूर संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है, और उसी संशोधन के तहत याद रखनी है 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ है। और इसी के तहत जो संविधान में 3 प्रकार के शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, उसको याद करने का ट्रिक है एएसपी, यानी अखंडता, समाजवाद, और बोल सकते हैं पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, जो भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा याद रखनी है संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार था, उसको निकाल कर दोस्तों 300 के कौ में दे दिया, और एक प्रकार का क्या बना दिया? विधिक अधिकार बना दिया, ठीक है। यहाँ पर 35वां संविधान संशोधन 1974 में याद रखनी है संविधान को दोस्तों, सॉरी, सिक्किम को दोस्तों याद रखनी है भारत में सह राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये भी चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ये सभी बात को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए, आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो व्यापार हो जाए या आर्थिक संबंध समिति हो जाए, इसका मुख्य कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और इसका गठन की बात करेंगे तो 2005 में किया गया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। वित्त मंत्री, अगर वित्त आयोग की बात करेंगे, तो वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान में 280 आर्टिकल में किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? तो याद रखनी है सुमन के बेरी है। कौन है दोस्तों? सुमन के बेरी हो जाएंगे, ठीक है। आरबीआई का गवर्नर की बात करेगा तो ये याद रखनी है संजय मल्होत्रा जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा जी हो जाएंगे। और ये किस क्रम के हैं? ये भी जो है आपके 26वें क्रम के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है। इसको हम लोग की बोलते हैं? निहारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निहारिका बोलते हैं। और तारों के समूह को हमने कल भी बताया था, आकाश गंगा बोलते हैं। और इसका 80% आकृति की बात करेंगे तो ये क्या होता है? सर्पिलाकार होता है। क्या होता है दोस्तों? सर्पिलाकार होता है। इसीलिए आकाश गंगा का आकार आकार अगर पूछे आपसे, तो वो याद रखनी है सर्पिलाकार। इसी का नाम होता है निहारिका। इसी को हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है, मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे? मिल्की वे के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला के भी नाम से जानते हैं। तो जो भी आपके प्रश्न में आए आपको बना के आना है, ठीक है। चलिए,
आगे की बात करेंगे, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? तो धरती के प्राकृतिक उपग्रह यानी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? एक है, और एक आपका कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है, चंद्रमा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? चंद्रमा हो जाएंगे। तो इसको एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कर्क रेखा से आपका सवाल पूछा गया था कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो ये भी चीज पूछ सकता है कि कर्क रेखा दोस्तों कितना डिग्री अक्षांश से गुजरती है? तो याद रखनी है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा से याद रखनी है मकर रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है दोस्तों? मकर रेखा। अगर हम लोग कर्क रेखा की बात करेंगे, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन है दोस्तों? तो याद रखनी है, एक आपका हो जाएगा गुजरात, उसके बाद आपका हो जाएगा राजस्थान, उसके बाद आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका हो जाएगा झारखंड, फिर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर आपका हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा, और फिर आपका हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखते हैं। और इसका एक ट्रिक भी होता है, तो याद रखनी है, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। क्या बोलेंगे? गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, गौ से गुजरात हो गया, रौ से राजस्थान हो गया, मौ से मध्य प्रदेश हो गया, छ से छत्तीसगढ़ हो गया, जौ से झारखंड हो गया, प से पश्चिम बंगाल हो गया, तो से त्रि से त्रिपुरा हो गया, मी से मिजोरम हो गया, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। सबसे नीचे आपका क्या होता है दोस्तों? क्षोभ मंडल होता है, ठीक है। क्षोभ मंडल के ऊपर अगर आप जाइएगा तब आपका क्या होता है? समताप मंडल होता है। और सप्ताप मंडल के ऊपर जाइएगा तब आपका क्या होता है? मध्य मंडल होता है। और मध्य मंडल के ऊपर जाइएगा तो इसको हम लोग आयन मंडल बोलते हैं। आयन मंडल के ऊपर जाइएगा तो ये आपका हो जाएगा बहिर्मंडल, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे क्षोभ मंडल जो है कितना होता है दोस्तों? 0 से लेके आप बोल सकते हैं 18 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों 50 किलोमीटर तक आपका क्या होता है? समताप मंडल। 50 से 80 आपका क्या होता है? मध्य मंडल। और 80 से लेके 640 तक क्या होता है दोस्तों? आयन मंडल होता है, ठीक है। तो ये किलोमीटर भी ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग क्षोभ मंडल की बात करेंगे, सबसे गर्म ग्रह कौन होता है दोस्तों? सबसे गर्म मंडल कौन होता है? क्षोभ मंडल होता है। और बोल सकते हैं मौसमी संबंधी सभी घटनाएं कहाँ पर घटित होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में याद रखनी है दोस्तों ओजोन परत। यही पूछा गया था कि ओजोन परत दोस्तों किस मंडल में पाए जाते हैं? तो याद रखनी है समताप मंडल में। और यहाँ से अगर इसका बोल सकते हैं कि लंबाई पूछेगा ओजोन परत की कितना मोटाई है, तो याद रखनी है ये 15 से 35 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और याद रखनी है सबसे ठंडा मंडल अगर पूछेगा तो वो आपका मध्य मंडल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सबसे मध्य मंडल आपका हो जाएगा, मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल होता है, ठीक है। ये सभी ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे नीचे वाला पूछा है तो वो आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा, ठीक है। इसको एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक सवाल आपको पूछा ही गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको पूछा गया था येन कहाँ का मुद्रा है? तो हमने कल बताया जापान का। तो इसी तरह पटाका किस देश की मुद्रा है? तो पटाका याद रखनी है मकाऊ की मुद्रा हो जाएगा। पनामा का मुद्रा क्या है दोस्तों? पनामा की मुद्रा हम लोग यूएस डॉलर भी बोलते हैं, लेकिन इसका याद रखनी है बालबोआ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बालबोआ, ठीक है। उसके बाद लाओस की बात करेगा तो लाओस का क्या होता है दोस्तों? कीप होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मेक्सिको की बात करेंगे तो यहाँ का क्या होता है? पीसो होता है। क्या होता है? पीसो होता है। ये सभी मुद्रा को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? देखिए पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर का है? याद रखनी है यूरोप का एक अच्छा शहर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कॉटलैंड बोलते हैं। तो ये जो मेघालय का शिलोंग है ना दोस्तों, इसी को दोस्तों याद रखनी, इसकी सुंदरता की वजह से इसको कहा जाता है यूरोप का स्कॉटलैंड। इसीलिए पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? तो शिलोंग को कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सभी बात को एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे की बात करेगा, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? अगर प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला की बात करेगा तो वो आपका हो जाएगा अरावली, ठीक है। अरावली का याद रखनी है सबसे, अगर ऊंची चोटी की बात करेगा यहाँ पर, अरावली पर्वत जो है भारत का, याद रखनी है भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत पूछेगा तो अरावली पर्वत श्रेणी हो जाएगा। और ये कहाँ पर है दोस्तों? तो मुख्य रूप से राजस्थान में है। ऐसे इसका विस्तार कई राज्यों में फैला है। और इसका मुख्य चोटी अगर ऊंची चोटी पूछेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? गुरु शिखर हो जाएगा। तो ये जो है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग से यहाँ पर से प्रश्न पूछा जाएगा। और इसकी लंबाई पूछेगा 1722 मीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको भी ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पगलारिया बांध परियोजना किस राज्य में? देखिए यहाँ से सवाल आपका पूछा गया था, और जो है उसमें पूछा गया था जवाई बांध परियोजना, जवाई नदी पर था। लेकिन यहाँ पर पगलारिया बांध परियोजना, ये सब बांध जो है अचानक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये असम में हो जाएगा,
और ये किस नदी पर हो जाएगा, तो याद रखनी है ब्रह्मपुत्र नदी पर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए आपका पूछा गया था महाबलेश्वर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी हमने बताया था। तो उसी तरह ब्रह्मपुत्र पहाड़ी से ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानिए। ब्रह्मपुत्र नदी याद रखनी है दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। क्या बोलेंगे, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। टोटल एक एक वीडियो में हम आपका एक नदी क्लियर कर देंगे। जिस तरह एक ब्रह्मपुत्र नदी आया है, तो आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी से जितने भी टाइप के सवाल पूछेंगे सभी को समाप्त करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और याद रखनी दोस्तों अपने उद्गम से दोस्तों पूरब की तरफ बहते हुए याद रखनी है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर असम में बहते हुए ये जो है याद रखनी है कहाँ पर प्रवेश करती है, बांग्लादेश में चल जाती है। कहाँ पर दोस्तों, बांग्लादेश में प्रवेश कर लाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए अपना जल जो है जमुना के नाम से दोस्तों बांग्लादेश में गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर जो पूछा जाता है कि याद रखनी है ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बात करेंगे दोस्तों कि तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे इसको जो है असम में किस नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ये सब चीज़ आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया और हमने बताया कि बांग्लादेश में दोस्तों किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर याद रखनी है तिब्बत में इनको जो हम लोग सांगपो के नाम से जानते हैं, असम में दोस्तों हम लोग इनको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और अरुणाचल प्रदेश में याद रखेंगे दिहांग से नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं और ये आगे चलकर दोस्तों गंगा में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से अपना जल गिराती है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें जो पूछा जाएगा इसका सहायक नदी, इसका सहायक नदी याद रखनी है आपको कामेंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मानस हो जाएगा, उसके बाद याद रखनी है धनसिरी हो जाएंगे, उसके बाद याद रखनी है सुबनसिरी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सुबनसिरी हो जाएंगे। ये सब जो है याद रखनी है क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो अब जो है ब्रह्मपुत्र नदी की अगर लंबाई की बात करेगा तो ये 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब इससे औकात नहीं है कि बिहार पुलिस में इससे बाहर दोस्तों एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जितना भी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सवाल था टोटल हमने यहाँ पर लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है तो जूट को जाना जाता है और जूट याद रखनी है इसका जो सबसे पहला कारखाना खोला गया था 1855 ईस्वी में रिसरा में खोला गया था और रिसरा कहाँ पर है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। और अगर सबसे जूट उत्पादन पूछेगा तो ये पश्चिम बंगाल है और पूरे विश्व में पूछेगा कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो याद रखनी है बांग्लादेश में आपका होता है। कहाँ पर होता है, बांग्लादेश में होता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो ये सड़क से संबंधित है तो राजमार्ग से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बंदरगाह से संबंधित कौन हो जाएंगे, सागरमाला परियोजना। क्या बोलेंगे, सागरमाला परियोजना आपका कहाँ से हो जाएगा, तो याद रखनी है बंदरगाह से संबंधित हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, तो ये मोहनजोदड़ो का होता है। अगर हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का पूरे विश्व में सबसे बड़ा शहर अगर बात करेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखनी है राखल दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था और इसका खोज 1922 ईस्वी में किया गया था। और बोल सकते हैं ये कहाँ पर है दोस्तों, रावी नदी के तट पर है। कौन, बोल सकते हैं मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता बोल सकते हैं कि सॉरी रावी नदी नहीं दोस्तों, ये सिंधु नदी के तट पर हो जाएगा। रावी नदी के तट पर आपका हो जाएगा बोल सकते हैं हड़प्पा। और बोल सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है दोस्तों, विशेष अन्नागार के प्राप्त मिले हैं, विशेष स्नानागार, ये सब कहाँ से मिले हैं, आपका मोहनजोदड़ो से मिलेगा। यहीं पर से एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर हड़प्पा के बारे में पूछा गया तो हड़प्पा की खोज दोस्तों किसने किया है, तो याद रखनी है दयाराम साहनी ने किया है। किसने किया है, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। और इसकी खोज कब किया गया है, 1921 ईस्वी में। और नदी पूछेगा तो नदी याद रखनी है रावी नदी के तट पर हो जाएगा। यहाँ से ये सब प्रश्न एकदम एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, ये सब प्रश्न को एकदम ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गौतम बुद्ध के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हमने कल भी बताया था, इनका अगर याद रखनी है जन्म पूछे, ठीक है, उनके बाद इनके पिताजी का नाम पूछे, इनके जो है याद रखनी है माता जी का नाम पूछे, इनका दोस्तों बचपन का नाम पूछे क्या था, इनका याद रखनी है पत्नी का नाम पूछे क्या था, ठीक है, इनके बच्चे का नाम पूछे क्या था, और याद रखनी है इन्होंने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया ये आपसे पूछे, सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिया ये पूछे। ठीक है, ये याद रखनी है। और आपसे पूछा जा सकता है कि ये सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए, और पूछा जा सकता है कि दोस्तों इनका दोस्तों मृत्यु कहाँ पर हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम लोग बात करेंगे इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में और ये कहाँ पर हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में। पिता का नाम क्या था दोस्तों, शुद्धोदन थे। ठीक है, और ये किस कन
के मुखिया थे? तो याद रखनी है शाकगण के मुखिया थे, ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। माता का नाम दोस्तों क्या था? महामाया था, ठीक है, जो कि 7 दिन बाद ही इनका मृत्यु हो जाता है। फिर इसका पालन-पोषण कौन करते हैं? तो याद रखनी है प्रजापति गौतमी करते हैं, ठीक है। बचपन का नाम दोस्तों क्या था? सिद्धार्थ नाम था। क्या था? सिद्धार्थ नाम था। पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखनी है यशोधरा नाम था, ठीक है। बच्चे का नाम क्या था दोस्तों? राहुल नाम था। इनके पुत्र हुआ था, पुत्र का नाम राहुल था। सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था। और इनको बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना गया? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, ठीक है। सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिया? तो याद रखनी है श्रावस्ती में दिया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे मृत्यु इनका कब होता है? 483 बीसी में हो जाता है। और ये कहाँ पर होता है? कुशीनगर में हो जाता है दोस्तों। और इनके मृत्यु को जो है बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना गया? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। क्या बोलेंगे? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। और कई फैक्ट होते हैं, लेकिन ये बेसिक फैक्ट होते हैं, इसको हमने यहाँ पर बताने का आपको प्रयास किया। चलिए, कनिष्क किस वंश से संबंधित है? कनिष्क याद रखनी है कुषाण वंश से संबंधित हो जाएंगे। और कनिष्क के याद रखनी है, कनिष्क जब दोस्तों अपना राज्याभिषेक किया 78 ईस्वी में, तो इस समय जो है याद रखनी है एक संवत भी चला जिसको हम लोग बोलते हैं शक संवत के नाम से जानते हैं। और भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर में दोस्तों किसका उल्लेख है? शक संवत को ही आधारित पर भारतीय कैलेंडर है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे कुषाण वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखनी है कुजुलकुड फिसस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कुजुलकुड फिसस हो जाएंगे, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे बौद्ध गौतम बुद्ध का, क्या बोलेंगे? गौतम बौद्ध धर्म का दोस्तों, बौद्ध धर्म का बोल सकते हैं, बौद्ध धर्म का दोस्तों अनुयायी कौन थे? कनिष्क थे। और बौद्ध धर्म के चतुर्थ बौद्ध संगति, क्या बोलेंगे? चतुर्थ बौद्ध संगति का दोस्तों आयोजन किसने किया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करेंगे तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है याद रखनी है ये किसके द्वारा किया गया था? तो कनिष्क के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ पर किया था दोस्तों? तो याद रखनी है कुंडलवन कश्मीर में किया था। कहाँ पर किया था? कुंडलवन कश्मीर में किया गया था, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो याद रखनी है वसुमित्र को बनाया गया था। और इसका उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो उपाध्यक्ष इसका किसको बनाया गया था? तो अश्वघोष को बनाया गया था। ये सभी फैक्ट को एकदम आपको ध्यान देनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चोल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा दोस्तों? विजयालय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विजयालय। पल्लव वंश का कौन हो जाएगा? सिंह विष्णु हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? सिंह विष्णु। और मौर्य वंश का कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासकों से जुड़े हुए थे? तो एहोल शिलालेख याद रखनी है जो आपका हर्षवर्धन था दोस्तों, हर्षवर्धन और बोल सकते हैं पुलकेशिन द्वितीय। क्या बोलेंगे? पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, उसी का उल्लेख दोस्तों एहोल शिलालेख में किया गया है। तो ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित हो जाएगा। और एहोल शिलालेख का रचनाकार कौन था? तो याद रखनी है राजा रवि वर्मन था। कौन बोलेंगे? राजा रवि वर्मन हो जाएंगे। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को स्थगित रूप लागू किया गया? तो ये दोस्तों इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। इल्तुतमिश ने याद रखनी है इक्ता प्रथा को शुरुआत किया। और ये कब किए? 1226 ईस्वी में किए। वहीं अगर बात करेंगे इल्तुतमिश किस वंश से संस्थापक थे दोस्तों? गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे। लेकिन गुलाम वंश का अगर संस्थापक पूछेगा तो वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हो जाएगा दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक का याद रखनी है 1210 ईस्वी में दोस्तों ये चौगोन खेलते हुए इनका मृत्यु हो जाता है। और इन्हीं का दामाद कौन रहता है? इल्तुतमिश। और इनके पुत्र कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह की हत्या कर ये इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बनता है। और दिल्ली सल्तनत का इसका वास्तविक संस्थापक इसीलिए बोला जाता है कि जब दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था तो उन्होंने राजधानी कहाँ पर रखा था? लाहौर। लेकिन जब इल्तुतमिश बनता है तो इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी कहाँ स्थानांतरित करता है? दिल्ली। इसीलिए जो है इनको क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। और इन्हीं ने जो है इक्ता प्रणाली को शुरुआत किया था, ठीक है। चलिए, आगे की बात करेगा, बुक्का प्रथम प्राचीन भारत में इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे? अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों हरिहर एवं बुक्का, क्या बोलेंगे? हरिहर एवं बुक्का, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का ने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, आपको हम बताए थे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था, ठीक है, जिसकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी। तो इसमें कई वंश हुए, जैसे बोल सकते हैं एक आपका हुआ संगम वंश, ठीक है। उसके बाद आपका हुआ सुलुभ वंश। उसके बाद बोल सकते हैं एक आपका हुआ तुलुव वंश। और एक आपका हुआ आरबीडू वंश। ये एकदम क्रम को याद रखनी है, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। अगर थोड़ा सा हार्ड किया क्वेश्चन तो यहाँ से सवाल जरूर रहेंगे। बात करेंगे संगम वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो ये दोस्तों आपका हरिहर एवं बुक्का हो जाएगा, ठीक है। वहीं सुलुभ वंश का संस्थापक की बात करेगा तो ये हो जाएगा सुलुभ नरसिंह। कौन हो जाएंगे दोस्तों? सुलुभ नरसिंह हो जाएंगे। अगर तुलुभ वंश की बात करेगा तो ये हो जाएगा वीर नरसिंह। क्या हो जाएंगे? वीर नरसिंह हो जाएंगे। और आरबीडू वंश की बात करेगा तो आरबीडू वंश का हो जाएगा तिरुमल। कौन हो जाएगा दोस्तों? तिरुमल हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन को एकदम ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया बुक्का
प्रथम, तो बुक्का प्रथम संगम वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चारों हमने आपको बताने का प्रयास किया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो बादशाह अकबर का विरोध किया था चांद बीबी ने, ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक मुस्लिम बोल सकते हैं योद्धा शासिका थी, जो कि याद रखनी हमेशा हमेशा अहमदनगर की रक्षा करने के लिए अकबर की सेना का विरोध किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, आईने अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का ब्रिटिश दस्तावेज है, जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये दोस्तों अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। और अगर हम लोग बात करेंगे, इसने लिखा था अकबरनामा, और अकबरनामा का अध्याय की बात करेगा तो अकबरनामा के टोटल 3 अध्याय हुए, और ये तीसरा अध्याय ही दोस्तों क्या कहलाया? आईने अकबरी कहलाया। क्या बोलेंगे? आईने अकबरी कराया, जिसमें कि बोल सकते हैं मुगल वंश के प्रशासन व्यवस्था का वर्णन देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। और ये मुल्ला द पियाजा, हाजी इब्राहिम, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये सब जो है दोस्तों अकबर के नवरत्न में शामिल था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और अब्दुल रहीम दोस्तों, ये खाने खाना जो है याद रखनी है, जो बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया था, उसको फारसी भाषा में किसने लिखा? तो ये अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अकबर का कार्यकाल की बात करेंगे तो अकबर का कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 तक इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? देखिए आपका वास्को डी गामा से सवाल पूछ दिया है, तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे। देखिए कैप ऑफ गुड होप की बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्मांसा अंतरिक्ष के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे? उत्मांसा अंतरिक्ष के नाम से भी जानते हैं। और इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा। किसके द्वारा? बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा जो है इनका खोज किया गया था। और इसी के रास्ते से याद रखनी है वास्को डी गामा भारत आए थे। वास्को डी गामा पहली बार भारत आए थे, याद रखनी है कब आया था दोस्तों? 1498 ईस्वी में भारत आए थे। और ये बार्थो कैप ऑफ गुड होप कहाँ पर पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और वास्को डी गामा जो पहली बार भारत आए थे 1498 ईस्वी में, उसके बाद जो है यहाँ से ये मसाला लेकर गए, और जब ये दोस्तों वहां पर बेचे पुर्तगाल में, तो 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ। तब जो है पुर्तगाली ने जो है याद रखनी है भारत में जो है गवर्नर का पद लाया। गवर्नर के पद पर सबसे पहले जो बैठे याद रखनी है फ्रांसो डी अल्मीडा। क्या बोलेंगे? या कहीं कहीं अल्मोडा भी दिखता है, फ्रांसो डी अल्मीडा। और इन्होंने जो है हिंद महासागर पर क्या कर लिया दोस्तों? कब्जा कर लिया। और हिंद महासागर पर कब्जा करते हुए इन्होंने जो है यहाँ वहां पर क्या चलाया? ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया। क्या बोलेंगे? ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और ये बोल सकते हैं अल्मीडा जो बनकर आया था 1505 ईस्वी में जो है दोस्तों, ये बोल सकते हैं पुर्तगाली गवर्नर भारत बन के आया था, और 1509 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। उनके बाद जो दूसरा गवर्नर बन के आता है दोस्तों, बोल सकते हैं अल्बुकर्क आता है। कौन आता है दोस्तों? अल्बुकर्क आता है। और अल्बुकर्क याद रखनी है 1510 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? गोवा के शासक याद रखनी है यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त कर दिया था। इतना बात को ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्टार्ट किया, तब हो जाएगा फ्रांसो डी अल्मेडा। समाप्त किसने किया? तो अल्बुकर्क के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, केरल में मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह कब हुआ था? देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया था मुंडा विद्रोह, तो ये याद रखनी है मोपला विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1921 ईस्वी में हुआ था। और केरल के याद रखनी है दोस्तों, अरब व्यापारी जो थे, अरब व्यापारी ने बस गए थे, और अरब व्यापारियों को लेकर ही ये मोपला कहलाते थे, इसी के द्वारा विद्रोह किया गया था अंग्रेज के खिलाफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 ईस्वी में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया? यहाँ से क्वेश्चन आपका ले लिया है कि दोस्तों भारत जो है दिल्ली का स्थानांतर, मतलब कलकत्ता से स्थानांतरित कर भारत का राजधानी दिल्ली कब बनाया? ये हो जाता है 1 अप्रैल 1912। और ये भी दोस्तों इसी जॉर्ज पंचम के आधार पर ही, और जॉन मेरी जो तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था, और तृतीय दिल्ली दरबार कब हुआ है दोस्तों? 1911 ईस्वी में हुआ था। और उस समय भारत के बोल सकते हैं वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। कौन बोलेंगे? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड थे, ठीक है। इन्हीं ने जो है दोस्तों याद रखनी है, इन्हीं ने जो है जॉर्ज पंचम और जॉर्ज मैरी की जो है तृतीय दिल्ली दरबार में जो है योजना किया था। और इन्हीं ने बोल सकते हैं मुंबई के बंदरगाह पर, दोस्तों मुंबई के बंदरगाह पर याद रखनी है द्वार पर गेटवे ऑफ इंडिया नामक जो है एक गेट बनाया, जिसको हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया जानते हैं। और ये कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोग जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हस्तांतरित किया गया? देखिए दोस्तों पूना समझौता के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, मिलान करने में था। इसका गठन 1932 ईस्वी में होता है, 24 सितंबर बोल सकते हैं 1932
1932 ईस्वी को जो है पुनः पैक्ट होता है और ये किसके किसके बीच होता है, तो बोल सकते हैं महात्मा गांधी जी और बोल सकते हैं भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था, तो यरवदा जेल में हुआ था। और इसमें बोल सकते हैं दोस्तों जो SC ST था उसको आरक्षण दिया गया था। ठीक है, मतलब कि उसको अलग निर्वाचन मांग में लेने में जो है बोल सकते हैं कि उसको समाप्त कर दिया और उसको अलग से महात्मा गांधी जो है अलग आरक्षण दिया गया था। जितना वो चाह रहे थे उससे कई ज्यादा डबल भी दिया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये किसके किसके बीच समझौता हुआ था, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1781 ईस्वी में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसा की स्थापना कहां पर किया था दोस्तों, तो कलकत्ता में किया था। ठीक है, आपको पता होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था जिसके द्वारा बंगाल का गवर्नर किसको बनाया गया था दोस्तों, तो रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद याद रखनी है दोस्तों, उसके बाद जो है याद रखनी है बंगाल का गवर्नर जनरल जो दोस्तों बनाया गया, याद रखनी है बंगाल का गवर्नर जनरल जो बनाया गया वो सबसे पहला किसको बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। और अगर बात करेगा द्वैध शासन, क्या बोलेंगे, द्वैध शासन, द्वैध शासन का दोस्तों अंत किसने किया था, तो वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है, तो भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार की बात करेगा तो PC महालनोबिस को कहा जाता है। और याद रखनी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो दोस्तों 1956 से लेकर 61 तक चला था, वह आधार किसके आधार पर था, तो याद रखनी है प्रशांत चंद्र महालनोबिस के मॉडल पर ही आधारित था। ठीक है, वहीं अगर हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे किस मॉडल पर आधारित था, तो हेरेड डोमल मॉडल पर आधारित था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये जिस बैंक से दिया गया है उस बैंक से, लेकिन इस पर नियंत्रण जो रखता है RBI रखता है। कौन रखता है दोस्तों, RBI। RBI का गठन की बात करिएगा तो कब हुआ था, 1935 ईस्वी को। लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछा गया था कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो याद रखनी है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। पूरा डेट याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि 1949 दो ऑप्शन में दे देगा फिर आप वहाँ कंफ्यूजन हो जाइएगा। 1 जनवरी 1949 को बोल सकते हैं RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसका पहला जो बोल सकते हैं गवर्नर बनाया था दोस्तों, कौन बनाया था, एसबॉर्न स्मिथ को बनाया गया था। ठीक है, वहीं अगर पूछ दे कि पहला भारतीय किसको गवर्नर बनाया गया था, वो आपका हो जाएगा CD देशमुख को बनाया गया था। किसको बनाया गया दोस्तों, CD देशमुख को बनाया गया। लेकिन अभी अगर वर्तमान में पूछ दे कि RBI का गवर्नर कौन है, तो ये हो जाएगा आपका संजय मल्होत्रा। कौन हो जाएगा दोस्तों, संजय मल्होत्रा जी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, ये किस क्रम के हैं, 26वें क्रम के हो जाएंगे। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, तो मुंबई में है। कहाँ पर, मुंबई में। पहले कहाँ पर था, कलकत्ता में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। देखिए सेवा कर की बात करेंगे दोस्तों तो ये बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा लगाया जाता है। और ये बोल सकते हैं सबसे पहले एक अधिनियम आया था 1994 में, और पहली बार इसको 1994 में ही लगा दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है, तो ये कर जो है दोस्तों ये पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ को किया गया था। ये दोस्तों कब किया गया था, 2 फरवरी 2006 को किया गया था, जिसको हम लोग नरेगा के नाम से जानते थे। ठीक है, प्रतिदिन बोल सकते हैं कि 100 दिन तक जो है मतलब कि बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति को रोजगार दिया जाना था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को जो है इसमें मनरेगा नाम कर दिया, इसका क्या कर दिया, मनरेगा नाम दोस्तों कर दिया, यानी कि महात्मा गांधी को इसमें जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, महाराष्ट्र सरकार ने डैश के अवसर पर असीमता योजना शुरू की। असीमता योजना याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछा गया था कि 8 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ही अवसर पर अस्मिता योजना की शुरुआत किया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इसका मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के बर्लिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करेगा, पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित था। देखिए बिहू आपसे पूछ दिया गया है। ठीक है, तो ये भंगड़ा हो जाएगा दोस्तों। गरबा जो है याद रखनी है गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, गरबा हो गया, बोल सकते हैं दांडिया हो गया, ये सब गुजरात का है। कत्थक आपका बोल सकते हैं उत्तर भारत का है, यानी उत्तर प्रदेश आप बोल सकते हैं। उड़ीसी दोस्तों कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे की बात करेंगे, अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक थे? तो याद रखनी अनीता गेट्सवेल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में टीके की खोज के लिए दिया गया था। देखिए दोस्तों, ये टीका की खोज नोबेल पुरस्कार पहला पूछ लिया गया है कि दो विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। मैडम क्यूरी को मिला था, हमने कल बता दिया 1901 में, और 1903 और 1911 में मिला था। लेकिन अगर नोबेल का पूछेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहली बार किसको मिला था, तो डिप्थीरिया की खोज करने के लिए 1901 ईस्वी में मिला था दोस्तों, और इसका नाम था, याद रखनी है, वॉन बेहरिंग। क्या बोलेंगे? इसका पूरा नाम था, याद रखनी है, एमिल वॉन बेहरिंग। क्या बोलेंगे? एमिल वॉन बेहरिंग। तो इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और डिप्थीरिया याद रखनी है, जीवाणु जनित रोग है। चलिए आगे की बात करेगा, भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी है। तो याद रखनी है, ये सुंदरबन हो जाएगा, और ये 1987 में ये जो है, याद रखनी है, यूनेस्को में शामिल किया गया था। और सुंदरबन डेल्टा याद रखनी है कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और ये याद रखनी है, भारत की पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है कौन? सुंदरबन डेल्टा। और बोल सकते हैं ये किस नदी का है? गंगा, और बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सबसे बड़ी डेल्टा जो कौन नदी मिलकर बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की बात करेगा, अग्नि सेकंड क्या है दोस्तों? तो अग्नि सेकंड एक बोल सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, कंप्यूटर शब्दावली में निबल, निबल को भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, एक बीट का पूछा गया था, सबसे छोटा इकाई क्या होता है? बीट होता है। और निबल क्या होता है दोस्तों? आधा बाइट होता है, यानी कि 4 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई मापा जाता है? चुंबकीय प्रेरण का बोल सकते हैं सीजीएस मात्रक जो होता है दोस्तों, ये गॉस नामक वैज्ञानिक के नाम पर ही इसका दोस्तों क्या बोला गया? सीजीएस मात्रक गॉस बोला गया, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई, विमान की ऊंचाई जैसे ही आ गया तो अल्टीमीटर हो जाएगा दोस्तों। फाइदोमीटर से समुद्र की गहराई, बायोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो याद रखनी है, मतलब कि बोल सकते हैं वायुमंडल की, मतलब कि बोल सकते हैं वायुमंडल की दोस्तों मापते हैं हम लोग, मतलब टेम्परेचर क्या है ऊपर नीचे ये सब मापते हैं। आगे की बात करेगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? तो हमने बताया था जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो वो सदिश राशि होगा, जिसमें सिर्फ परिमाण हो तो उसको हम लोग अदिश राशि कहेंगे। और हमने बताया था ब जहां पर देखिए वो 100% सदिश होता है, ये अदिश नहीं होगा, ठीक है। चलिए, घर्षण सतहों के चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण हमेशा बल प्रयुक्त बलों के विरोध यानी कि ऋणात्मक रूप में काम करता है, क्योंकि दोस्तों आपने पता होगा डब्ल्यू बराबर आपने पढ़ा होगा एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा जो दोस्तों होता है, तो कार बराबर जो फोर्स है और विस्थापन है, इसमें दोस्तों कॉस थीटा का मान 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री जब रखिएगा तो निगेटिव में मान आता है, निगेटिव मतलब होता है ऋणात्मक, ठीक है। तो घर्षण जो होगा हमेशा और हमेशा क्या होगा दोस्तों? ऋणात्मक होगा। इसीलिए दोस्तों ये सतहों की चिकनाओं पर जो है निर्भर करता है, और घर्षण हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है, ठीक है। तो जब निगेटिव हो जाएगा तो विरोध करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? तो प्रकाश का तरंग हमने बताया था हाइगन्स, तो क्रिश्चियन हाइगन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जे जे थॉमसन ने दोस्तों क्या किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नील्स बोर्स, इन्होंने जो है परमाणु संरचना की खोज की थी, ठीक है। और यहाँ पर माइकल फैराडे है, तो माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन की खोज किया था, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? देखिए, रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं दोस्तों? कि मतलब बोलिएगा कि जो जिसको मतलब कि एक दो व्यक्ति है, मान के चलिए एक सामान यहाँ पर है, एक वस्तु यहाँ पर है, इस दोनों का अगर दोस्तों हम मिश्रण कराएंगे तो कोई दोस्तों नया वस्तु का दोस्तों निर्माण हो जाए, और बोल सकते हैं कि वह पुनः हम लोग इस वस्तु में इसको निरूपित नहीं कर सकते हैं। तो ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण, पानी का भाप में परिवर्तन। देखिए दोस्तों, पानी में भाप का परिवर्तन, इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्योंकि दोस्तों अगर पानी को हम लोग भाप में परिवर्तन करेंगे और फिर जो है भाप को दोस्तों हम जब ठंडा करेंगे तो ये दोस्तों पानी में निरूपित हो जाएगा, तो एक प्रकार का फिर से पानी हम प्राप्त कर लिए, ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ना कि रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, अगर आप दूध से दही बना लीजिएगा तो फिर दही से आप दूध नहीं बना पाइएगा, इसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जितना भी जलने का बात रहेगा, बोल सकते हैं यहाँ पर इसका उदाहरण देते हैं, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, ठीक है। और आप बोल सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना दोस्तों भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक है। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अगर प्रोटेरियम की बात करेगा, प्रोटियम की बात करेगा, तो ये दोस्तों एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे ड्यूटेरियम, क्या बोलेंगे, ड्यूटेरियम की बात करेगा, तो ड्यूटेरियम में दोस्तों 2 हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान होते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे ट्राइटियम, ट्राइटियम करने का मतलब हुआ 3 परमाणु के द्रव्यमान होते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। आगे की बात करेगा लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और आपके शरीर में पूछ लिया है कि पाचन में जो है दोस्तों किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोलिक अम्ल, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे की बात करेगा हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, हेनरी कैवेंडिश हो जाएंगे। और इन्होंने बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन खोज की 1766 ईस्वी में ही किया था, एक बार इसको देख लीजिएगा, हेनरी कैवेंडिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करेगा ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है, आपका जो है याद रखनी है, भागलपुर पूछ लिया है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, सिल्क सिटी के लिए, यानी रेशम हिंदी में दिया था। तो ऑर्नोलॉथी याद रखनी है, पक्षी के अध्ययन के लिए होता है। कीटों का अध्ययन दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीमोलॉजी कहते हैं, क्या बोलेंगे, एंटेमोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। उभयचर का अध्ययन या सरीसृप का अध्ययन की बात करेगा तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं हर्पेटोलॉजी, क्या बोलेंगे, हर्पेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। और मछली का अध्ययन क्या कहलाता है, इकिथियोलॉजी, क्या कहता है दोस्तों, इकिथियोलॉजी कहलाता है। अब कई विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि सर पीसी कल्चर कहा जाता है, तो मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है, तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा होता है दोस्तों, क्लोरोफिल के द्वारा होता है, ठीक है। तो आज हमने 60 प्रश्न करवाए, एग्जाम से रिलेटेड करके क्वेश्चन पढ़ाए। आपको कैसा लगा यह वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग शाम के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।